तो चलिए इसे खोलते हैं। आज हम शरीर की सबसे बुनियादी और शायद सबसे शक्तिशाली भाषा को समझने की कोशिश करें। सोचिए, एक तरफ सांप के काटने पर दिया जाने वाला एंटीवेनम है जो फौरन असर करता है पर कुछ ही दिन काम करता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ बचपन में लगा एक टीका है जो सालों साल, कभी-कभी तो पूरी जिंदगी हमारी रक्षा करता है। आखिर इन दोनों में इतना बड़ा फर्क क्यों है? और यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये फर्क हमें सीधे जीवन के उस सेंट्रल डॉगमा तक ले जाता है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सेंट्रल डॉगमा? हाँ, ये एक तरह का मास्टर प्लान है, एक ब्लूप्रिंट जो हमारे डीएनए में लिखा हुआ है। ओके। और यही ब्लूप्रिंट तय करता है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन से लेकर इंसुलिन तक हर एक प्रोटीन कैसे और कब बनेगा। ये हमारे शरीर का, कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब आज हम शरीर के सोर्स कोड को डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि ये कोड कैसे काम करता है। जब इस कोड में कोई छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियां कैसे पैदा होती हैं। और सबसे जरूरी, हम टीके जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके इस सिस्टम को अपनी सुरक्षा के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो इस मास्टर प्लान या ब्लूप्रिंट से शुरू करते हैं। आपने इसे सेंट्रल डॉगमा कहा, जो सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। असल में ये है क्या और ये काम कैसे करता है? इसे आसान भाषा में समझें तो ये जानकारी के बहाव का एक तय रास्ता है जो हमारी हर कोशिका में हर सेकंड चल रहा है। जानकारी के बहाव का रास्ता? हाँ, इसका नियम बहुत सीधा है। जानकारी डीएनए से आरएनए में जाती है और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये एक वन वे स्ट्रीट है। ओके। डीएनए में जो जानकारी लिखी है उसे पहले एक खास तरह के आरएनए में कॉपी किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन? और फिर उस आरएनए में लिखी जानकारी को पढ़कर प्रोटीन बनाया जाता है। उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्या इसे समझने का कोई आसान तरीका है, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी से कोई मिसाल? बिल्कुल। सोचिए कि डीएनए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी के एक बहुत ही सुरक्षित कमरे में दुनिया की सबसे कीमती रेसिपी की किताबें रखी हैं। ठीक है। अब अगर आपको कोई डिश बनानी है तो आप पूरी की पूरी कीमती किताब को किचन में तो नहीं ले जा सकते, वो बहुत कीमती है, खराब हो सकती है। हाँ, जाहिर है। मैं शायद उस रेसिपी वाले पन्ने की एक फोटोकॉपी बना लूंगी। बस यही है ट्रांसक्रिप्शन। आपका शरीर भी ठीक यही करता है। वो डीएनए यानी उस रेसिपी बुक से छेड़छाड़ नहीं करता। अच्छा। वो बस उस खास रेसिपी की एक फोटोकॉपी बनाता है और ये फोटोकॉपी है मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए। और ये सारा काम होता है कोशिका के हेडक्वार्टर में, यानी न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा, तो रेसिपी की फोटोकॉपी मतलब एमआरएनए बन गई। अब डिश कैसे बनेगी? अब ये एमआरएनए यानी वो फोटोकॉपी न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आती है, जहां शहर की सबसे बड़ी और सबसे व्यस्त किचन है। इस किचन में बैठे हैं हमारे मास्टर शेफ राइबोसोम, है ना, जिन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। बिल्कुल वही। ये राइबोसोम उस फोटोकॉपी को पढ़ते हैं और उस पर लिखे निर्देशों के हिसाब से एक एक करके सामग्री जोड़कर असल डिश तैयार करते हैं, यानी कि प्रोटीन। और इसी प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। वाह, ये तो कमाल का सिस्टम है। मतलब डीएनए मास्टर प्लान है, एमआरएनए उसका वर्किंग इंस्ट्रक्शन है और राइबोसोम वो मशीनें हैं जो उस इंस्ट्रक्शन पे काम करती है। और ये सब हमारी खरबों कोशिकाओं में लगातार चल रहा है। और इसी प्रक्रिया से हमारे शरीर में जरूरी हर एक प्रोटीन बनता है जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। हम हमेशा प्रोटीन शब्द सुनते हैं, डाइट में प्रोटीन शेक, लेकिन शरीर के अंदर ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है? इनके बिना क्या हमारा काम नहीं चल सकता? इनके बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रोटीन सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं होते। अच्छा? नहीं, ये हमारे शरीर के वर्कर हैं जो हर काम करते हैं। ये असल में अमीनो एसिड्स नाम के छोटे छोटे मोतियों से बनी लंबी मालाएं हैं। अमीनो एसिड? हाँ, और इन मोतियों का क्रम और इनकी संख्या ही ये तय करती है कि वो प्रोटीन क्या काम करेगा। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे हीमोग्लोबिन को ही लीजिए। ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, एक तरह का डिलीवरी ट्रक। डिलीवरी ट्रक? हाँ, जो हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाकर शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाता है। ये 146 अमीनो एसिड की एक बहुत खास चेन से बनता है। अगर इसका आकार जरा भी बिगड़ जाए तो ये ऑक्सीजन नहीं पकड़ पाएगा। और इंसुलिन, वो भी तो एक प्रोटीन है। हाँ, इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे खून में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। और देखिए कितना फर्क है, ये सिर्फ 51 अमीनो एसिड से बना है। सिर्फ 51?
हाँ, तो एक तरफ 146 अमीनो एसिड वाला हीमोग्लोबिन है और दूसरी तरफ 51 अमीनो एसिड वाला इंसुलिन। दोनों का काम पूरी तरह से अलग है और ये फर्क सिर्फ उनके अमीनो एसिड के क्रम और संख्या की वजह से है। ये तो हैरान करने वाली बात है। शरीर को इतनी सटीकता से कैसे पता चलता है कि हीमोग्लोबिन के लिए 146 अमीनो एसिड चाहिए और इंसुलिन के लिए 51? और कौन सा कहाँ लगेगा? हाँ, और कौन सा अमीनो एसिड किस नंबर पे लगेगा ये भी तो तय होता होगा। यही तो डीएनए का जादू है। ये सारी जानकारी डीएनए में जीन के रूप में कोड की होती है। जीन? हीमोग्लोबिन बनाने का अपना एक अलग जीन है और इंसुलिन बनाने का अपना अलग जीन। हर जीन एक खास प्रोटीन बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट होता है और ये डीएनए हमें हमारे माता पिता से मिलता है। मतलब ये पूरी जानकारी विरासत में मिलती है। सही कहा। हमारे शरीर की हर कोशिका में 2 तरह के डीएनए होते हैं। एक है न्यूक्लियर डीएनए, जो कोशिका के न्यूक्लियस में होता है और हमें माता पिता दोनों से मिलता है। ओके। लगभग 99% जीन इसी में होते हैं। लेकिन एक और दिलचस्प डीएनए भी है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो कोशिका के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये सिर्फ माँ से मिलता है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ माँ से मिलता है और इन दोनों को मिलाकर हमारा पूरा जीनोम बनता है। ठीक है, तो ये सिस्टम बहुत सटीक और जटिल है। लेकिन क्या होता है जब इस मास्टर प्लान मतलब डीएनए में कोई गलती हो जाए, कोई छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाए तो? इसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है। एक छोटी सी गलती पूरे सिस्टम को बिगाड़ सकती है। और इसका सबसे बड़ा और दुखद उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया। ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें शरीर ठीक से हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता। और इसकी वजह भी डीएनए में ही छिपी है। उस रेसिपी बुक में कोई गलती बनता है। राइट। इस चेन के छठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड नाम का एक अमीनो एसिड होना चाहिए, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में एक पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। एक मिनट, पॉइंट म्यूटेशन मतलब डीएनए कोड के एक अक्षर में बदलाव, सिर्फ एक अक्षर। सिर्फ एक? हाँ, और उस एक अक्षर के बदलने से छठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन नाम का दूसरा अमीनो एसिड आ जाता है। रुकिए, आप कह रहे हैं कि 146 की चेन में सिर्फ एक मोती गलत लग जाने से इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है? ये तो यकीन करना मुश्किल है। मुश्किल है, पर सच यही है। सिर्फ उस एक अमीनो एसिड के बदलने से हीमोग्लोबिन का पूरा 3D स्ट्रक्चर, उसका आकार ही बदल जाता है। ओह। नतीजा ये होता है कि हमारी लाल रक्त कोशिकाएं, जो सामान्य रूप से गोल और लचीली डिस्क जैसी होती हैं, वे खिंचकर दराती या सिकल जैसी सख्त और चिपचिपी हो जाती हैं। और इससे शरीर पे क्या असर पड़ता है? बहुत भयानक असर पड़ता है। सामान्य लाल रक्त कोशिकाओं की उम्र करीब 120 दिन होती है। हाँ। लेकिन इन दरांती के आकार की कोशिकाओं की उम्र घटकर सिर्फ 10 से 20 दिन रह जाती है। बस वे बहुत जल्दी नष्ट होने लगती हैं, जिससे शरीर में खून की भारी कमी हो जाती है, जिसे हम गंभीर एनीमिया कहते हैं। और दर्द भी बहुत होता है, मैंने सुना है। बहुत तेज दर्द, क्योंकि अपने अजीब आकार की वजह से ये छोटी छोटी खून की नलियों में फंसकर ब्लॉकेज पैदा कर देती हैं, जिससे अंगों को भी नुकसान पहुंचता है। ये तो विनाशकारी है। एक छोटी सी जेनेटिक गलती और इतना बड़ा नतीजा। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प विकासवादी मोड़ आता है। अच्छा। वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन लोगों में सिकल सेल का सिर्फ एक जीन होता है, यानी वो खुद बीमार नहीं होते, बस बीमारी के कैरियर होते हैं। ओके। वे मलेरिया के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी होते हैं। मतलब उन्हें मलेरिया होने का खतरा कम होता है? ऐसा क्यों? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मलेरिया फैलाने वाला जो परजीवी है वो अपना जीवन चक्र लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर पूरा करता है। लेकिन इन सिकल के आकार की कोशिकाओं की बनावट और उनका जल्दी नष्ट हो जाना परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा ही नहीं करने देता। अच्छा। इसलिए अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में जहां मलेरिया एक बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी है, वहां सिकल सेल का ये जीन एक तरह से सर्वाइवल एडवांटेज देता है। वाह, मतलब प्रकृति की एक टाइपिंग मिस्टेक ने एक बीमारी तो दी, लेकिन साथ ही एक जानलेवा परजीवी के खिलाफ एक ढाल भी दे दी। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक क्लासिक उदाहरण है। ये देखना अविश्वसनीय है कि कोड में एक छोटी सी गड़बड़ी कितना बड़ा नुकसान कर सकती है और साथ ही अनजाने में एक फायदा भी दे सकती है। लेकिन क्या हम इसी कोड की समझ का इस्तेमाल शरीर को कुछ सिखाने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं? और शायद यहीं से टीकों की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल, यहीं से हम इम्यूनिटी के 2 अलग अलग तरीकों को समझते हैं, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। ओके। शुरुआत में आपने एंटीवेनम का जिक्र किया था। जब सांप काटता है तो हमें तुरंत सुरक्षा चाहिए,
हाँ, इसलिए एंटीवेनम में घोड़े जैसे जानवरों के खून से निकाली गई बनी बनाई एंटीबॉडीज होती हैं, हाँ। जो सीधे शरीर में इंजेक्ट कर दी जाती हैं। ये है पैसिव इम्यूनिटी। तो इसका असर अस्थायी होता होगा, क्योंकि शरीर ने खुद तो कुछ नहीं सीखा। बिल्कुल, उसे बस बाहरी मदद मिली। एक बार एंटीबॉडीज खत्म तो सुरक्षा भी खत्म। इसके ठीक उल्टा है टीके, जो एक्टिव इम्यूनिटी बनाते हैं। टीके हमारे इम्यून सिस्टम को धोखा देते हैं, एक तरह से उसे ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, वे शरीर को असली वायरस से नहीं मिलवाते, बल्कि उसका एक मोस्ट वांटेड पोस्टर दिखाते हैं, यानी वायरस का कोई हिस्सा या उसका एक बेहद कमजोर या मरा हुआ रूप, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उस पोस्टर को देखकर असली दुश्मन को पहचानना सीख ले। एकदम सही। इस पोस्टर को देखकर हमारा इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है। वो असली दुश्मन से लड़ने के लिए खुद एंटीबॉडी बनाना सीखता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेमोरी सेल्स। हाँ, वो भविष्य के लिए मेमोरी सेल तैयार कर लेता है। ये मेमोरी सेल हमारी सेना के उन अनुभवी सैनिकों की तरह हैं जो दुश्मन को कभी नहीं भूलते। तो अगली बार जब असली वायरस हमला करेगा तो ये मेमोरी सेल्स उसे फौरन पहचान लेंगी और शरीर तुरंत और ज्यादा मजबूती से जवाब देगा। और ये सुरक्षा सालों तक बनी रहेगी। बिल्कुल, यही एक्टिव इम्यूनिटी का सिद्धांत है। और मजे की बात यह है कि हाल में आई mRNA वैक्सीन तो सीधे सीधे सेंट्रल डॉगमा के सिद्धांत का इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, हाँ, वो कैसे? वे शरीर में वायरस का कोई हिस्सा नहीं डालती, बल्कि उसे वो फोटोकॉपी यानी mRNA देती हैं। ओह, हमारी अपनी कोशिकाएं उस mRNA को पढ़कर वायरस का एक छोटा हानिरहित प्रोटीन बनाती है और हमारा इम्यून सिस्टम उस प्रोटीन के खिलाफ तैयारी करना सीख जाता है। ये तो कमाल है। मतलब हम अपनी ही प्रोटीन फैक्ट्री को अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की सुरक्षा के बारे में नहीं है, है ना? मैंने हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बहुत सुना है। ये बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। जब किसी आबादी का एक बड़ा हिस्सा, मान लीजिए 80 या 90% वैक्सीनेट हो जाता है, तो वायरस के फैलने की चेन टूट जाती है। उसे फैलने के लिए आसानी से नए लोग नहीं मिलते। हाँ, उसे आसानी से नए मेजबान नहीं मिलते। और इससे उन लोगों को भी अप्रत्यक्ष सुरक्षा मिल जाती है जिन्हें किसी वजह से टीका नहीं लगा है, जैसे बहुत छोटे बच्चे या ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। बिल्कुल, इसी को हर्ड इम्यूनिटी या कम्युनिटी इम्यूनिटी कहते हैं। ये उन लोगों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है जो खुद टीका नहीं लगवा सकते। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद पोलियो है। सबसे बेहतरीन उदाहरण। पोलियो के खिलाफ लड़ाई में ये हमें साफ देखने को मिला। हाँ, भारत ने तो पोलियो उन्मूलन में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। बहुत बड़े। ये कैसे संभव हुआ? ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि और खासकर ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV ने इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया है। पोलियो वायरस मुंह के रास्ते शरीर में जाता है और आंतों में अपनी संख्या बढ़ाता है। OPV जो मुंह से दी जाती है वो सीधे आंतों में एक मजबूत इम्यूनिटी बनाती है। तो वो वायरस को वहीं रोक देती है। हाँ, वो न सिर्फ व्यक्ति को लकवे से बचाती है बल्कि वायरस को आंतों में पनपने और फैलने से भी रोकती है। इससे समुदाय में वायरस का सर्कुलेशन ही रुक जाता है और मजबूत हर्ड इम्यूनिटी बनती है। लेकिन भारत में तो चुनौतियां बहुत ज्यादा थीं। जनसंख्या, सफाई, दूर दराज के इलाके। बहुत ज्यादा। एक समय था 2009 में जब दुनिया के 60% पोलियो केस अकेले भारत में थे। सच में? हाँ, दुनिया को लगता था कि भारत शायद कभी पोलियो मुक्त नहीं हो पाएगा। लेकिन आशा कार्यकर्ताओं जैसे लाखों स्वास्थ्य कर्मियों के जबरदस्त प्रयास, एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान और OPV की रणनीति की वजह से ये संभव हुआ। उन्होंने घर घर जाकर वैक्सीन पिलाई थी। घर घर जाकर, ट्रेन में, मेलों में, हर जगह। और नतीजा ये हुआ कि 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। ये वाकई एक वैश्विक पब्लिक हेल्थ सफलता है। तो आज हमने जीवन के कोड को समझा। DNA से प्रोटीन बनने की इस अद्भुत प्रक्रिया से लेकर उस कोड में एक अक्षर के बदलने से होने वाली सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों तक। और फिर टीकों के जरिए इसी सिस्टम की नकल करके बीमारियों को हराने की हमारी अविश्वसनीय क्षमता तक। हाँ, और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमने जेनेटिक कोड को पढ़ना और टीकों के माध्यम से उसकी नकल करके अपने इम्यून सिस्टम को प्रशिक्षित करना तो सीख लिया है। अगला पड़ाव शायद उस कोड को एडिट करना या सुधारना है। आप जीन थेरेपी जैसी तकनीकों की बात कर रहे हैं जो सीधे DNA में जाकर गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश करती हैं। ये सिकल सेल एनीमिया जैसी आनुवंशिक रोगों के स्थायी इलाज की उम्मीद जगाती हैं। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है, और ये सवाल मैं हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगा।
जब हम अपने जेनेटिक ब्लूप्रिंट में हुई इन गलतियों को ठीक करने में पूरी तरह सक्षम हो जाएंगे, तो इस शक्ति के साथ क्या संभावनाएं खुलेंगी और क्या जिम्मेदारियां आएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में विज्ञान और समाज दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है।